Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss this question paper of class 12th IIT. ये क्वेश्चन पेपर जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम का है, ये किसी स्कूल का पेपर है. आई गॉट दिस पेपर बाय स्टूडेंट थ्रू ईमेल से मुझे ये पेपर आया था एंड ही और शी रिक्वेस्टेड कि आप इसको डिस्कस करें सो दैट एवरी स्टूडेंट विल सी कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, कितने इजी आया है उनके स्कूल का क्वेश्चन पेपर. अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट द क्वेश्चन पेपर वाज इजी और उन्होंने बोला था कि सबके साथ हम ये डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि उनको भी हेल्प मिले एंड यू ऑल वर रिक्वेस्टिंग फॉर अ सैम्पल पेपर. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन पेपर. आपको पता है कि पहले सेक्शन में जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 4 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क. सो लेट्स सी हु आर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स. तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? दे आर manufacturers who identifies the need of customers and creates products or services to serve them. तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज एंटरप्रेन्योर्स जो इंडस्ट्री एक्चुअली क्रिएट करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी इंडस्ट्री में ही एंड दे आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर. वो क्या करते हैं, जो भी कस्टमर, जो भी सोसाइटी की नीड है, इट एक्चुअली आइडेंटिफाइज दैट एंड देन दे क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन एनी 2 क्वालिटीज़ दैट मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर. तो ये क्वालिटीज़ तो आप लिख सकते हैं ईजिली कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती हैं फॉर देयर गोल. फर्स्ट इज़ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स. तो कैसे मोटिवेट होंगे फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि अपने जो भी लॉन्ग टर्म गोल हैं वो बना के रखें और उस पर फोकस करें. नेक्स्ट इज़ यूनिकनेस. आप ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, डिसीजिवनेस भी लिख सकते हैं. सो यू कैन मेंशन एनी क्वालिटी विच मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर. So I have written these two. One is focus on long term goals and second is uniqueness. Now let's see third question. What are green jobs? So what are green jobs? According to UNEP, तो आप अपनी CBSE वाली बुक में देखेंगे. So there are many definitions of green job. आपने जो भी लर्न किया आप वो लिख सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये डेफिनेशन दी गई है. ग्रीन जॉब्स आर वर्क्स इन एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. किसी भी सेक्टर में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकती है ग्रीन जॉब, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़ which contribute substantially to preserve or restoring environmental quality. तो ऐसी कोई भी जॉब जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में या उसे रीस्टोर करने में हेल्प कर रही है, दैट इज़ ग्रीन जॉब. सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रीन जॉब्स अपनी पहली वाली वीडियोज़ में, जब हमने ग्रीन स्किल्स वीडियो डिस्कस की थी या फिर हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे. व्हेन एंड वाई द मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज was launched. So जो ये प्रोग्राम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने लॉन्च किया है. सो यू शुड नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2008 जून 2008 में. एंड वाई इट वाज लॉन्च, जिससे कि क्या हो, क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इश्यूज से डील कर सकें. सो फॉर डीलिंग विद climate change and related issues they have launched, government of India has launched NAPCC. तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, जून 2008. तो वाई इट इज़ लॉन्च्ड, ये तो ओब्वियसली इसके फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ यूज्ड फॉर डीलिंग, एक्शन प्लान ऑन दिस, इट मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर डीलिंग और इट हैज़ डेवलप्ड अ स्ट्रेटेजी फॉर दिस क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इश्यूज़. नाउ इन सेक्शन ए देयर विल बी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है. सो अटैम्प्ट एक्सप्लेन एनी 2 कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू बिल्ड एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड. सो आपको बुक में 4-5 कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं. सो यू हैव टू लर्न ऑल दोज कॉम्पिटेंसीज. सो आई हैव रिटन हेयर 2, डिसीजिवनेस एंड इनिशिएटिव, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन दैम इन 1 लाइन क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो डिसीजिवनेस इज़ द एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन, राइट डिसीजन, प्रॉफिटेबल डिसीजंस. इनिशिएटिव इज़ द एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स. तो दूसरों के वो वर्क करने से पहले हम खुद ही से क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर दे रहे हैं. देन वी आर टेकिंग इनिशिएटिव, यानी कि बिना किसी की डिमांड के, बिना किसी के रिक्वेस्ट के, बिना कोई ऑर्डर के वी आर डूइंग वर्क ऑन आवर ओन
we are taking charge of that work, then it is initiative. Next is from green skills again, explain any two practices that are environment friendly and reduces pollution. So organic farming, organic gardening, ये क्या होती है? Process by which we can grow plants and crops in an environment friendly way. It means without using chemicals. If we are doing work, if we are doing farming in environment friendly way, then it is organic farming. Next is use of energy efficient vehicles, even rainwater harvesting, using renewable energy sources. So ये सारे points इस आंसर में आ सकते हैं. आपको कोई भी टू एक्सप्लेन करना है, ये 2 marks का क्वेश्चन है, so you can explain any two. And use of energy efficient vehicles and alternate fuels like compressed natural gas can help minimize greenhouse gas emissions. नाउ सेक्शन बी विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें आपकी बाकी 2 यूनिट्स आएंगी, दैट इज़ रिलेटेड टू जावा एंड डेटाबेस. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फ्लोट a इक्वल्स टू 26/0 रिटर्न. तो इसमें आपको 7 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन करना है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. तो अगर हम इनमें से 7 में से 5 देखेंगे, सो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. आपको पता है कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उस केस में एक्सेप्शन थ्रो होता है, एंड नेम ऑफ द एक्सेप्शन इज़ डिवीजन बाय 0. तो ये जो एक्सेप्शन होता है दैट इज़ थ्रोन. तो यहाँ पे आंसर भी सेम है, एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0. दिस एक्सेप्शन इज़ थ्रोन. List any 2 domains where database application may be used. तो एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज विच पैकेज कंटेन्स द स्कैनर क्लास. तो स्कैनर क्लास हमने बहुत बार प्रैक्टिकल में भी यूज़ की है. प्रैक्टिकल जो हमने फाइल के कोड डिस्कस किए थे, इन दैट वी हैव यूज्ड स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास क्यों यूज़ होती है ये भी आपको पता होना चाहिए. फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र वी यूज़ स्कैनर क्लास. और किस पैकेज में होती है, दैट इज़ java.util. Now next is what do you understand by private access modifier? So we know that why we use private access modifier. By default जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, मेथड मेंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं. अगर हम कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं मेंशन कर रहे हैं, सो इफ़ यू वांट टू मेक दैम प्राइवेट मीन्स कि कोई और क्लास उन्हें डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, जिस क्लास के वो मेंबर है बस उसी क्लास के थ्रू उन्हें एक्सेस किया जा सके, देन वी मेक दैम प्राइवेट. हम उन मेंबर्स के आगे से वर्ड ऐड करते हैं प्राइवेट. So private access modifier is specified using the keyword private. The method or data members declared as private are accessible only within the class in which they are declared. तो सिर्फ उस क्लास के अंदर से ही उन्हें एक्सेस किया जा सकता है, बाहर वाली क्लासेस उन्हें या कोई और क्लास उन्हें नहीं एक्सेस कर सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मेन मेथड ऑफ अ जावा प्रोग्राम. तो देखिए ये क्वेश्चन तो कितना इजी था कि यहाँ पे मेन मेथड लिखा भी हुआ है और इसी को आपको क्या करना है, लिखना भी. यहाँ पे मेन मेथड का सिंटेक्स लिखना है. यहाँ पे एक्चुअली बहुत क्लियर नहीं है क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए था, राइट सिंटेक्स ऑफ मेन मेथड, या फिर डिफाइन मेन मेथड होता तो दैट वाज डिफरेंट. तो अगर हमें मेन मेथड लिखना है तो मेन मेथड का सिंटेक्स तो आपका क्वेश्चन पेपर में ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन ये स्ट्रिंग args, एंड देन यू विल सिंपली enclose these parentheses of main method, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोड ऑफ मेन मेथड. Now next is what will be the output of the following code. इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो we know that whenever we execute the code, तो आपका जो कोड होता है वो कहाँ से रन करना स्टार्ट करता है, मेन मेथड से. तो देखते हैं मेन मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है. int i इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल है i जिसकी वैल्यू 0 है. फॉर लूप है, फॉर लूप में i इक्वल्स टू 0 आया. तो फॉर लूप में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, यू कैन सी ओनली वन स्टेटमेंट इज इनसाइड द फॉर लूप, दैट इज ब्रेक. यहाँ पे ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया. और ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट वाला जो आउटपुट कुछ डिस्प्ले करेगा, ये इसके बाद है. सो जैसे ही कंडीशन ट्री होती है, i इक्वल्स टू 0 है, 0 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्री हो गई, 0 तो लेस होता है, तो ये आएगा यहाँ पे. ब्रेक मतलब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इट टेक्स द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम आउटसाइड द लूप. ये लूप को ब्रेक कर देगा, आपका जो भी कंट्रोल फ्लो होगा प्रोग्राम का वो लूप के बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे जैसी कंडीशन ट्री हुई, यहाँ अंदर आया, ब्रेक हुआ तो सीधे कहाँ आ गया, बाहर आ गया. तो आई की वैल्यू तो 0 ही रही. तो यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है वो आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, सो आउटपुट विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे दैट स्टोर्स नेम ऑफ 4 एम्प्लॉयज़. तो हमें यहाँ पे नेम स्टोर करना है एम्प्लॉयज़ का. तो ऑब्वियसली एरे का क्या टाइप होगा, दैट विल बी स्ट्रिंग टाइप एरे.
तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, दिस इज़ द डेटा टाइप ऑफ द एरे, क्योंकि यहाँ पे हम नेम सेव कर रहे हैं, नेम स्टोर कर रहे हैं। तो नेम किस टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है नेम के लिए, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द एरे टाइप ऑल्सो स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे 10, 20, 30 मार्क्स होते हैं, इंटीजर होते वो, तो यहाँ पे INT आता। और फिर वी यूज़ दिस आफ्टर राइटिंग दिस डेटा टाइप, हम यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, देन नेम ऑफ द एरे, दिस इज़ द नेम ऑफ द एरे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं एरे का नेम, दिस इज़ यूज़र डिफाइंड, ये यूज़र को मेंशन करना होता है। एंड देन वी हैव स्टोर्ड द नेम ऑफ 4 एम्प्लॉयज़। सो दीज एम्प्लॉयज़ विल बी सेपरेटेड, ये जो नेम होंगे दीज विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास। और जो स्ट्रिंग होता है दैट इज़ ऑलवेज रिटन इनसाइड दीज कोट्स, तो कोट्स के अंदर लिखना होगा। एंड देन वी विल एंड दिस स्टेटमेंट विद अ सेमी कोलन। Now let's see the next question. Explain the difference between a constructor and other methods. तो constructor और बाकी जो normal method होते हैं, user defined method या built in method, उनमें क्या difference है। कंस्ट्रक्टर आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका नेम जो होता है बिल्कुल क्लास नेम की तरह होता है। अगर आपकी क्लास ट्राइंगल है तो जो आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे दैट विल ऑल्सो बी विद द नेम ऑफ ट्राइंगल, जबकि मैथड कभी भी क्लास नेम का नहीं हो सकता है। सो इट्स नेम शुड नॉट बी सेम एज द क्लास नेम। तो ये तो एक बहुत ही ईजी पॉइंट है डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट इज इट डज़ नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। तो जो भी कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर ही वैल्यूज़ जो होती है मेंशन होती हैं। यूजुअली जो कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है दैट इज़ यूज फॉर इनिशलाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स हैं जो आपने इनिशलाइज नहीं किया है, जिनमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है, उनको आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशलाइज कर सकते हैं। सो इट डज़ नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा लाइक इंट, डबल, ऐसा कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। जबकि मेथड के केस में रिटर्न वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरर एंड गिव करेक्ट कोड। तो यहाँ पे हमें एरर फाइंड करना है। फर्स्ट एरर इज़ दैट दिस पब्लिक, ये पब्लिक जो है दिस इज़ अ कीवर्ड। तो यहाँ पे ये क्लास नेम जो है कीवर्ड नहीं हो सकता। सो दैट शुड बी आइदर कैपिटल P, स्मॉल p नहीं होना चाहिए, या फिर आप क्लास नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज़ करेक्ट, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए, नॉट दिस कर्ली ब्रेसेस। फिर यहाँ पे इंट सही है, b इक्वल्स टू 70, ये मल्टीपल यहाँ पे एक साथ इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मल्टीपल वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, बट एक ही टाइप के वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए डबल वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है ये डबल डेटा टाइप है, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। इसको आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, डबल c इक्वल्स टू 65.45। देन यहाँ पे सम जो है इसका डेटा टाइप मेंशन नहीं है, तो a और b दोनों जो है इंटीजर है, इसलिए ही आपका जो सम होगा दैट विल ऑल्सो बी इंटीजर। ऐसे ही जो डिफ है DIFF, इसमें आपका डबल भी यूज़ हो रहा है c, तो ये जो DIFF है ये डबल टाइप का होगा। नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, s शुड बी कैपिटल। और सम और डिफ ये कॉमा के थ्रू प्रिंट नहीं हो सकते, दो इंटीजर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को आप डिफरेंट लाइन में लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम, और फिर नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन DIFF, या फिर आप इनको एक स्ट्रिंग के थ्रू कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, इनके बीच में ऐसे स्पेस लगा सकते हैं यूजिंग कोट्स, देन इट विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट कंपल्सरी फॉर अ ट्राई ब्लॉक टू बी फॉलोड बाय द कैच ब्लॉक इन जावा? नो, ऐसा कुछ कंपल्सरी तो नहीं है, बट येस कैच ट्राई ब्लॉक शुड बी फॉलोड बाय आइदर कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक। ये हमने पढ़ा हुआ है अपने वीडियोस में, या तो फाइनली ब्लॉक होना चाहिए या फिर कैच ब्लॉक होना चाहिए। जब एक्सेप्शन हैंडल करना होता है देन वी शुड यूज़ कैच ब्लॉक इन दैट केस। सो इट इज़ आंसर इज़ रिटन हियर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय अ कैच ब्लॉक, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं होता। इट शुड बी फॉलोड बाय अदर अ कैच ब्लॉक और अ फाइनली ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नीड ऑफ रैपर क्लास? रैपर क्लास हमें क्यों चाहिए होती है? फॉर कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। हमें कब चाहिए होती है? कि जब हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द इंटीजर रैपर क्लास होल्ड्स एन इंट वेरिएबल। अब आते हैं रैपर क्लास के फीचर लिखना है हमें, तो हम कोई भी फीचर लिख सकते हैं, लाइक इट इज़ हैविंग परसेंट मेथड, इट इज़ हैविंग इट इज़ डिफाइंड इन java.lang पैकेज। तो आपने जितने भी रैपर क्लास के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड आप कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग इफ़ द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप हम आपकी जो
सीबीएसई के थ्रू जो भी बुक प्रोवाइड की गई है पीडीएफ, अगर उसके कंपैरिजन में हम ये देखें, जैसे वहाँ पे सिंपल आपको समझाया गया है, बट उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और एक एडिशन भी यूज़ हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, जब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपको याद होगा कि एक बार मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको वीडियो में समझाया भी था कि प्री इंक्रीमेंट तो इवेलुएट होने से पहले ही क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। प्लस प्लस मतलब होता है कि 1 प्लस हो जाएगा। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले प्लस प्लस हो जाता है, उसके बाद वो इवेल्युएट होता है, उसके बाद वो सॉल्व होता है। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले सॉल्व हो जाता है, उसके बाद आपका प्लस प्लस होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है बाय 1। तो यहाँ पे देखिए जैसे y है, तो y तो प्लस प्लस y है, तो y की वैल्यू पहले 6 हो जाएगी। देन x प्लस प्लस है, x पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इसमें इंक्रीमेंट होगा, पहले ये सॉल्व हो जाएगा। 7 प्लस 7, तो अब जब ये 7 प्लस 7 हो जाएगा, तो उसके बाद जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14 प्लस 6, इट मीन्स 20। अभी यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है, इतना इवेल्युएट होने के बाद, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस इक्वल्स टू 20। अब x की जो वैल्यू है दैट इज़ 8। अब इसमें 1 इंक्रीमेंट हो गया, सो x की वैल्यू है 8। सो x प्लस इक्वल्स टू 20 मीन्स x इक्वल्स टू x प्लस 20। सो x इक्वल्स टू 8 प्लस 20, दैट इज़ x इक्वल्स टू 28। सो इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी 28। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देखें, सो दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, बट कोई बात नहीं, होम एग्ज़ाम में थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। Now let's see the next one. There is a string. यहाँ पे आपको string दी है, अर्थ इज़ ब्यूटीफुल, माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग से, ये जो ओल्ड स्ट्रिंग है, इसको इस वाली स्ट्रिंग से क्या करना है, रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप अर्थ इज़ ग्रीन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और क्या प्रिंट हो रहा है, माई स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद ओल्ड। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि एंड्स विद मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है, क्या इसके लास्ट कैरेक्टर्स OLD है, अगर हैं तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो है ही नहीं ऐसा, सो योर आउटपुट विल बी फॉल्स फॉर दिस लाइन। तो अभी हमारा आया है अर्थ इज़ ग्रीन फर्स्ट लाइन में, देन सेकेंड में आया है फॉल्स, एंड थर्ड में देखते हैं, थर्ड लाइन में क्या आएगा, माई स्ट्रिंग डॉट CAR कैर एट 7। तो कैर एट पे क्या कैरेक्टर है, 7th इंडेक्स पे, ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करेंगे 5 6 7, तो 7th इंडेक्स पे आपका S है। सो थर्ड लाइन में आपका S आ जाएगा आउटपुट। सो यू कैन सी द आउटपुट इज अर्थ इज ग्रीन, फॉल्स एंड S। नाउ 20th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, और आपको रीज़न भी देना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मेन मेथड से आपका स्टार्ट होगा। एरे है आपका 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ है, इसकी 0 इंडेक्स होगा, इसका फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ। तो इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इंट i इक्वल्स टू 0, यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एर डॉट लेंथ। एर मीन्स ये एरे का नेम है, लेंथ मीन्स इसकी जो टोटल लेंथ है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट विल बी रिटर्न। तो एरे की लेंथ क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे लेंथ है एरे की, -2, 5 - 2 मीन्स 3। तो यहाँ पे जो i है वो कब तक का चलता रहेगा, जब तक का 3 ना हो जाए, मतलब 3 से लेस होगा, तो यानी कि 2 तक चलेगा। प्लस प्लस आई, एर आई मीन्स एरे का ये वाला जो भी एलिमेंट होगा, जैसे आई फर्स्ट टाइम जो है 0 होगा, तो 0 इज़ लेस देन 3, येस। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, एर 0, 0th इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू 1, तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एल एन है तो लाइन चेंज होगी नेक्स्ट इसके लिए, आउटपुट के लिए। एर आई जब प्रिंट हुआ 1, तो उस केस में क्या हुआ, फिर यहाँ पे आपका प्लस प्लस आई होता है, जब ये स्टेटमेंट जो भी फॉर लूप का स्टेटमेंट होता है दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होती है वैल्यू। सो यहाँ पे अब आई आपकी 1 हो गई है, 1 से फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन 2, येस। तो यहाँ पे आएगा ARR1, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट विल बी प्रिंटेड, दैट इज़ 2। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा प्लस प्लस आई, अब 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, सो 2 इज़ लेस देन 3, येस। तो अब सेकेंड इंडेक्स पे जो है दैट विल बी प्रिंटेड 3। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा,
तो आपका जो वैल्यू है दैट विल बी 0 1 2 3, अब 3 हो जाएगी, अभी तक 2 थी अब 3, सो 3 इज़ लेस देन 3, नो। यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, सो लूप विल बी ब्रोकन और अब आपका कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम जो है वो लूप से बाहर आ गया। सो व्हाट वाज द आउटपुट 1 2 3। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सेस मॉडिफायर विद एग्जाम्पल। So this is the output. You have to give reason also. So it is written array dot length -2 means कि 5 minus 2 होगा, that is 3. So the loop will run till the value of I is less than 3. It means for loop will run till I equals to 0 means I की वैल्यू जब 0 है 1 है और 2 है तब तक रन करेगा और जो भी वैल्यूज़ होंगी इंडेक्स 0 1 2 पे वो प्रिंट करेगा। तो ये चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। नाउ 21st क्वेश्चन, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं आपको डिफाइन करना है। एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा हेल्प्स टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ अ क्लास। स्कोप ऑफ अ क्लास मीन्स कि क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स हैं, जो भी मेथड मेंबर्स हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, कौन कौन सी क्लास यूज़ कर सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं। स्कोप ऑफ अ क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर, उसके वेरिएबल, मेथड, डेटा मेंबर्स, इन सब के स्कोप को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर पब्लिक। वी नो टू मेक अ डेटा मेंबर और अ मेथड मेंबर ऑफ अ क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास वी ऐड द कीवर्ड प्राइवेट। सो वी नो दैट कि सारे मेंबर्स जो हैं क्लास के दोज आर पब्लिक। अगर हमें उन्हें प्राइवेट करना है तो प्राइवेट कीवर्ड हम उनके आगे ऐड करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्लास बैंकिंग, और इनके जो भी मेथड डेटा मेंबर्स हैं इनमें आपने एक में पब्लिक लिखा है और एक में प्राइवेट कीवर्ड ऐड किया है फॉर एडिंग द एक्सेस मॉडिफायर्स। ये जो पब्लिक और प्राइवेट है दीज आर एक्सेस मॉडिफायर्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग असर्शन इन जावा प्रोग्राम। तो दो सिंटेक्स होते हैं फॉर डिक्लेयरिंग assertion, one is assert फिर expression और दूसरा होता है assert expression 1 then expression 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, it evaluates expression and throws an assertion error if expression is false। तो इस केस में अगर ये एक्सप्रेशन जो भी है वो अगर फॉल्स होता है तो आपको assertion error मिलता है। जबकि सेकेंड डिक्लेरेशन में क्या होता है कि अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो जो भी एक्सप्रेशन 2 में आपने लिखा होगा दैट विल बी shown as the error message। Second statement evaluates expression 1 and throws an assertion error with the expression 2 as the error message if expression 1 is false। तो इस केस में अगर expression false हो रहा है तो आपको simply assertion error show होगा, बट इस केस में क्या होगा, आपको expression 1 अगर false हो रहा है तो assertion error के साथ साथ ये expression 2 भी as a message show होगा। Now let's see the next question, how Java threads are created or in what ways what are the two ways to create threads in Java। So this is very easy question। आपको पता है कि thread class और by extending the thread class and by implementing the runnable interface, these are the two ways for creating Java threads। Now next question, wrapper class are not used to convert any data type into object। So अभी हमने देखा था कि wrapper class are used to convert primitive data type into an object। तो ये statement क्या हो जाएगा, false। Now next question number 23, differentiate between built-in and user-defined methods in Java। और आपको एक user-defined method लिखना है जो कि क्या कर रहा है, addition of 3 numbers को return कर रहा है। So a defined function is one that you define in your own code। तो डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसको हम खुद डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें सम करना है 3 नंबर्स का तो हम खुद से मेथड डिफाइन करेंगे, इंट देन फंक्शन नेम, इट कैन बी चेंज्ड, ये चेंज भी हो सकता है, आप इसको सम की जगह एडिशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यू विल पास इंट ए, इंट बी, इंट सी जो आपको ऐड करने, और फिर रिटर्न करेंगे a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, ओब्वियसली इनका जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा, सो इंट टाइप की वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ रिटर्न रिटर्न टाइप। However, a built-in function is a function that already exists in the language without you having to define it। जबकि built-in function क्या होता है, पहले से डिफाइंड होता है उस लैंग्वेज में जिसमें भी वो फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम println फंक्शन की बात करें तो दिस फंक्शन इज़ अ built-in फंक्शन। इसकी डेफिनेशन यानी कि कुछ भी जो भी हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो प्रिंट होगा स्क्रीन पे, ये पहले से डिफाइंड है उसके अंदर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर लूप्स, हाउ मेनी लूपिंग स्टेटमेंट्स आर देयर इन जावा। तो हमने वाइल लूप पढ़ा है, डू वाइल लूप पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है, तो 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर। हमें क्या करना है, किसी भी 2 को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। एंड व्हाट आर लूप्स, तो लूप्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जो बार बार रिपीट होते हैं अंटिल द सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स, तो आप किसी भी 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाइल लूप क्या होता है, इट डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ कोड, इट लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। आप ये भी लिख सकते हैं कि वाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है कंट्रोल वेरिएबल का, देन कंडीशन इज चेक्ड, एंड देन स्टेटमेंट जो भी वाइल लूप का बॉडी होता है दैट इज़ डिफाइंड। डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन जो होती है लास्ट में चेक होती है। डू वाइल लूप इज़ अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। तो कंडीशन चेक होने से पहले ये एक बार रन कर लेता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है इस केस में। एंड यू कैन गिव एन एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how database management concepts are helpful in education sector. So for storing information such as student details, marks, result, students की attendance, इस सब के लिए भी education sector में use होता है। For storing information about faculty and staff members, for storing details about schools, colleges, infrastructure details, department, offered course details, all these are stored in the form of database. Now the last question, a company is making database of employees having personal details and salary details. तो ये जो है उस database में ये दोनों details हैं, personal detail and salary detail। personal details में कॉलम आपको दिए हैं employee ID, name, address, blood group। अब आपसे पूछा कि सैलरी टेबल में कौन से कॉलम्स हो सकते हैं और उनके स्कीमा भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो ऐसा क्वेश्चन आपने सैम्पल पेपर में भी देखा था कि उसमें भी आपको 2 टेबल दिए हैं, जिसमें कि एक टेबल के आपको ऑलरेडी डिटेल्स दी हैं कि कॉलम क्या होगा, और दूसरी टेबल के आपसे पूछे हैं ना, एयरलाइन और ट्रेन के थे उसमें। तो यहाँ पे आपको सैलरी बताना है, तो यहाँ पे डेटा टाइप तो लिखने को नहीं बोला है, बट आई हैव रिटन डेटा टाइप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या डेटा टाइप होंगे, so that it is going to help you. So table is salary, यहाँ पे आप सैलरी टेबल लिख लेंगे, नेम एंड टाइप, इट मीन्स फील्ड नेम एक्चुअली, ये फील्ड नेम एंड डेटा टाइप। सो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वेयर केयर टाइप की हो सकती है, या फिर आप INT भी लिख सकते हैं, इंटीजर टाइप की भी हो सकती है। बेसिक सैलरी विल बी ऑफ डबल टाइप, क्योंकि पॉइंट में होती है सैलरी, तो हम यहाँ पे डबल डेटा टाइप मेंशन करेंगे। HRA ऑल्सो डबल, तो जो सैलरी होती है वो इन सब चीज़ों से मिलके बनती है, बेसिक सैलरी, HRA, DA, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बोनस। और इन सब का डेटा टाइप क्या होगा आपका, डबल। इवन आप चाहें तो डिपार्टमेंट भी रख सकते हैं, ग्रेड भी रख सकते हैं इसमें कॉलम। तो आपको जो भी उस टाइम पे जो भी आपको टेबल दी होगी क्वेश्चन पेपर में, तो जो भी कॉलम आपको लगता है कि ये इस टेबल में हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेबल में, आप वो मेंशन करेंगे विद देयर डेटा टाइप। नाउ स्कीमा बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉपी किया था तो पेशेंट ही हो गया, सो इट शुड बी सैलरी। स्कीमा विल बी सैलरी, और यहाँ पे जितने भी आपके कॉलम्स हैं, यू आर गोइंग टू मेंशन दैम, एम्प्लॉय आईडी, बेसिक सैलरी, HRA, DA, बोनस। So in this way we write the schema. So this complete question paper we have discussed. I hope आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद कि yes you can solve the question paper of IT easily. So you can give your feedback in comment box. आप बता सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, ये इजी लगे या डिफ़िकल्ट लगे, क्या आप इनके आंसर्स खुद से फाइंड कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। So if you find this video helpful for the preparation of your IT exam, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर टर्म 2 एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।